अपने मुकदमों की पैरवी स्वयं करूं ऐसी हालात में भी। तो ये उस बात को लिख रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने अपने बचाव पक्ष की कभी इरकट नहीं की। आगे क्या लिखते हैं पत्र में, आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धांतों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर स्थितियां इससे कुछ और अलग होती तो भी मैं अंतिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था, और वह यह है कि हमारे विरुद्ध जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, बावजूद उनके हम पूर्णतः इस संबंध में अवहेलना का व्यवहार करें। मेरा नजरिया यह रहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इसी सिद्धांत के अनुरूप रही है। हम ऐसा करने में सफल हुए हैं या नहीं, यह फैसला करना मेरा काम नहीं। हम खुदगर्जी को त्याग कर अपना काम कर रहे हैं। वायसराय ने लाहौर साजिश केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है, उसमें ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इसके साथ जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस साजिश के मुजरिम शांति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो हालात पैदा हुए हैं, उसने हमें यह मौका दिया है कि हम जनता के समक्ष ये बात प्रस्तुत करें कि वह स्वयं देख ले कि शांति व्यवस्था एवं कानून समाप्त करने की कोशिशें हम कर रहे हैं या ये सरकार कर रही है। इस बात पर मतभेद हो सकते हैं, शायद आप भी उनमें से एक हों जो इस बात पर मतभेद रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझसे सलाह किए बिना मेरी ओर से ऐसे कदम उठाएं। मेरी ज़िंदगी इतनी कीमती नहीं जितनी आप सोचते हैं। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जाए। मेरे अलावा मेरे और भी साथी हैं जिनके मुकदमे इतने संगीन हैं कि जितना मेरा मुकदमा। हमने एक संयुक्त योजना अपनाई है और इस योजना पर हम अंतिम समय तक डटे रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि हमें व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। पिताजी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे भय है कि आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे अधिक बढ़कर आपके इस काम की निंदा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएं न लांघ जाऊं और मेरे शब्द ज़्यादा सख्त ना हो जाएं। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम नहीं मानता, लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि यह एक कमजोरी है और निचले स्तर की कमजोरी। यह एक ऐसा समय था जब हम सबका इम्तहान हो रहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस इम्तहान में नाकाम रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप भी इतने ही देश प्रेमी हैं जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए लगा दी, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने ऐसी कमजोरी दिखाई है, यह बात मैं नहीं समझ सकता। अंत में मैं आपसे, आपके अन्य मित्रों एवं मेरे मुकदमों में दिलचस्पी लेने वालों से यह कहना चाहता हूं कि मैं आपके इस काम को नापसंद करता हूं। मैं आज भी अदालत में अपने कोई बचाव पक्ष प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूं। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर कर लेती तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता। भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र मैंने दिया था, उन दिनों में जो साक्षात्कार दिया था, उन्हें गलत अर्थों में समझा गया है और अखबारों में यह प्रकाशित कर दिया गया कि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हालांकि मैं हमेशा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के विरोध में रहा। आज भी मेरी वही मान्यता है जो उस समय थी। बोस्टल जेल में बंदी मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघात ही समझ रहे होंगे। मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकता। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में जो उलझनें पैदा हो गई हैं, उनके विषय में जनता को असलियत पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप यह जल्द से जल्द चिट्ठी प्रकाशित कर दें। और फिर यह अगले दिन अखबारों में छप गया। समझ गए? बचाना चाहते थे। आप मुझे बताएं, यस और नो। क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो शहादत है ना, वही इन क्रांतिकारी युवाओं के दिल में एक चिंगारी पैदा करेगी। अगर वो बच गए तो जो लोग, उनका मानना ये था कि हमारे समय पर जो लोग उस शहादत से बच जाएंगे वो भविष्य में क्या प्राप्त कर लेंगे। या आप सोचिए उस समय के उनके जो साथी थे, जो इस तरह की शहादत से बच भी गए होंगे तो उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया होगा। आप शायद किसी का नाम तक नहीं जानते होंगे। उन्होंने अंतिम दिनों में अपना सारा जीवन पढ़ने के लिए लगा दिया। कहते हैं ना, जब लास्ट में चतर सिंह उनकी कोठरी नंबर 14 में उनको लेने आए, उन्होंने कहा कि क्योंकि सरकार ने जो फांसी थी वो 23 मार्च को दी, होनी फांसी थी 24 मार्च को। 24 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी, उन्होंने एक दिन पहले 12 घंटे पहले फांसी दे दी, शाम 6 बजे। तो चतर सिंह जब पहुंचे कि भगत सिंह, बहुत दुख होकर के उन्होंने कहा, बहुत दुखी होकर के, कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो भगत सिंह इस देश में एक समाज चाहते थे, ऐसा समाज जिसमें इंसान को इंसान समझा जाए, ऐसा समाज जिसमें ऊंचे और नीचे जैसी भावनाएं ना हो, ऐसा समाज जिसमें धर्म और जाति के नाम की संकीर्णता ना हो, जहाँ लोगों के बीच में अंतर ना हो। आपको पता है उन्होंने अंतिम इच्छा के रूप में क्या, वहाँ उन्होंने कहा कि एक दलित व्यक्ति थे जिनके हाथ में सब लोग उनसे दूर भागते थे, उन्होंने कहा था मैं इनके हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। बोगा, बोगा नाम था उनका, बेबेक बोलते थे जेल में उनको सब। बोगा के हाथ की रोटी उन्होंने खाई। और जब चतर सिंह ने उनसे बोला कि भगत सिंह तुम्हारी फांसी पहले तय होनी है, तो उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने तो दो। वो उस समय लेनिन को पढ़ रहे थे, लेनिन को अंतिम दिनों में। लेनिन आप भी पढ़ना, रूसी क्रांति जो बोल्शेविक क्रांति हुई उसके नायक हैं लेनिन। और फिर चल दिए तीनों, कंधे एक दूसरे के कंधे में कंधा डाले। ब्रिटिश सरकार ने 1 घंटे तक उनको हैंग किया, लटकाए रखा। उसके बाद में उनके शरीर को काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर करके कैरोसिन लकड़ी लेकर के उधर पीछे फिरोजपुर के पास में उनके सबों को जला दिया। वो तो भीड़ वहाँ पहुँच गई क्योंकि भीड़ इकट्ठे होने लगी थी। ब्रिटिश सरकार को ये मनसा थी कि भाई कल तक तो बहुत भीड़ आ जाएगी इस पर, लाहौर सेंट्रल जेल पर, तो उन्होंने इसलिए 12 घंटे पहले कर दिया।
अंतिम संस्कार भी नहीं किया ठीक से। अपनी रिपोर्ट्स में लिखा हमने आपका रीति रिवाज से संस्कार किया है।